वेलकम डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि इससे पहले वाले लेक्चर्स में आपने कूलॉम के नियम के बारे में, आवेश के क्वांटीकरण के बारे में और आवेश के संरक्षण के बारे में पढ़ा था। हमने आपको बताया था कि कूलॉम का नियम किन्हीं भी दो आवेशों के बीच लगने वाले बल के परिमाण को बताता है। और तुम्हें यह भी बताया गया था कि आवेशों के बीच में लगने वाला जो बल है वो माध्यम के बदल जाने पर बल बदल जाता है। अब आज हम आपको कूलॉम के नियम पर ही आधारित कुछ न्यूमेरिकल कराएंगे। माय नेम इज़ अफसरोन रॉयल एंड यू आर वाचिंग रॉयल एजुकेशनल हब। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला चैप्टर है आपका फिजिक्स का, विद्युत क्षेत्र तथा आवेश। तो बहुत ही छोटे छोटे सवाल से शुरू करेंगे। जैसे कि एक क्वेश्चन है कि धन आवेशित वस्तु में है, धन आवेशित वस्तु में है। सबसे पहला ऑप्शन न्यूट्रॉनों की अधिकता, न्यूट्रॉनों की अधिकता। नंबर 2 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता। नंबर 3 प्रोटॉनों की अधिकता। प्रोटॉनों की अधिकता। और नंबर 4 न्यूट्रॉनों की कमी, न्यूट्रॉनों की कमी। क्वेश्चन है कि धनावेशित वस्तु में है, इनमें से कौन सी चीज़ धनावेशित वस्तु में होगी। तो सबसे पहला ऑप्शन है न्यूट्रॉनों की अधिकता। तो तुम्हें पता होना चाहिए न्यूट्रॉन पर ना तो पॉजिटिव चार्ज होता और न ही निगेटिव चार्ज होता। तो न्यूट्रॉनों की अधिकता हो या कमी हो, उससे वस्तु धनावेशित या ऋणावेशित होने वाली नहीं है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉनों की अधिकता की। अगर किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो तो तुम्हें पता होना चाहिए उस वस्तु पर ऋणावेश होता है, ना कि धनावेश। कैसे, हम आपको समझा देते हैं। जैसे तुम्हारे पास मान लो लिथियम है तीसरे नंबर पर, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन और 3 प्रोटॉन हैं। इस कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, इस कक्षा में यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन और नाभिक में 3 प्रोटॉन। अगर इसमें कहीं से बाहर से 1 इलेक्ट्रॉन और आ गया तो इसमें यहाँ पर अब इलेक्ट्रॉन इस कक्षा में 2 हो गए। पहले 3 इलेक्ट्रॉन थे, अब इलेक्ट्रॉन 4 हो गए, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन की अब इसमें अधिकता हो गई। लेकिन प्रोटॉन रह गए 3, तो 3 प्रोटॉन जो हैं वे 3 ही इलेक्ट्रॉनों को उदासीन कर सकते हैं। चौथा इलेक्ट्रॉन जो बाहर से आया है उसके आवेश को उदासीन नहीं कर सकते। मतलब 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ज़्यादा बचेगा जो उदासीन नहीं हो सकेगा। और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है माइनस का, तो अगर कभी भी इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी तो वस्तु पर ऋण आवेश आवेगा। लेकिन क्वेश्चन में पूछ रहा है कि धनावेशित वस्तु में क्या है, तो धनावेशित वस्तु में प्रोटॉनों की अधिकता होती है। कैसे, मान लो तुम्हारे पास लिथियम है ये, इसमें तुम अगर बाहरी कक्षा में से ये 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दो तो अब इसमें क्या हुआ, प्रोटॉनों की अधिकता हो गई। प्रोटॉन यहाँ पर 3 हो गए जबकि इलेक्ट्रॉन 2 ही बचे। अब 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन को उदासीन कर सकते हैं लेकिन तीसरे प्रोटॉन को उदासीन नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पर 1 प्रोटॉन बचेगा और प्रोटॉन पर चार्ज होता है पॉजिटिव। तो प्रोटॉनों की अधिकता के कारण कोई भी वस्तु धनावेशित होती है, या बोल सकते हो इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण कोई भी वस्तु धनावेशित होती है। अब अगला क्वेश्चन करते हैं, ध्यान दो। क्वेश्चन लिया गया है एनसीईआरटी से, 12th एनसीईआरटी फिजिक्स। पहला क्वेश्चन है, वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, प्यारे बच्चों दूरी दी है और दूरी तुम्हें पता होना चाहिए, हम आर से दिखाते हैं 30 सेंटीमीटर। सबसे पहले हम सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे, तो हमेशा याद रखो सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 10 की घात -2 से तुम गुणा करोगे। और अगर कहीं पर भी तुम्हें मिल जाए माइक्रो, तो माइक्रो को बदलने के लिए तुम 10 की घात -6 से गुणा करोगे। और अगर कहीं पर तुम्हें मिल जाए नैनो,
तो नैनो को बदलने के लिए तुम 10 की घात -9 से गुना करोगे। और अगर कहीं पर भी मिल जावे एंगस्ट्रॉम तो तुम 10 की घात -10 से गुना करोगे। तो यहाँ पर बोल रहा है कि 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, अब ये सेंटीमीटर में है तो मीटर में बदलने के लिए तुम इसको लिख दोगे 30 गुना 10 की घात -2 मीटर। अब देखो हम 30 को ऐसे भी लिख सकते हैं 3 गुना 10, और ये 10 की घात -2 चूँका तू। अब तुम्हें पता होना चाहिए किसी की भी अगर ऊपर कोई घात नहीं होती तो वहाँ पर एक घात होती है, तो 10 की घात +1 और 10 की घात -2, तो 10 की घात बच गई -1। ऐसा करने से क्या होगा, तुम्हारी कैलकुलेशन सॉल्व होगी, बहुत जल्दी से तुम आंसर को लेकर आ जाओगे। तो 10 की घात -1 मीटर दूरी पर रखे 2 छोटे आवेशित गोलों पर, आवेशित गोले हैं क्रम से 2 गुना 10 की घात -7 कुलाम। जहाँ पर भी कुलाम आवे तुम्हें पता होना चाहिए कुलाम आवेश का मात्रक होता है और आवेश को हम क्याउ से दिखाते हैं। तो कुलाम अत्ते समझ जाओ कि क्याउ की वैल्यू आ चुकी 2 गुना 10 की घात -7 कुलाम। अब एक और कुलाम दे रखा है तो इसको तुम क्याउ 1 मान लो, दूसरे को क्याउ 2। कितना दे दिया 3 गुना 10 की घात -7 कुलाम। उनके बीच कितना बल है, फोर्स पूछ रहा है इन दोनों के बीच। तो तुम्हें पता होना चाहिए आवेशों के बीच फोर्स निकालने के लिए फॉर्मूला होता है F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन0 Q1 Q2 अपॉन r²। वायु या निर्वात के लिए इस फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे, और अगर माध्यम में होंगे तो यहाँ पर एप्सिलॉन लिख देंगे या एप्सिलॉन0 K लिख देंगे। माध्यम के लिए K की वैल्यू तुम्हें दी हुई होगी। तो अब बस सारी वैल्यू पुट करते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन0 इस पूरे की वैल्यू होती है 9 गुना 10 की घात 9 गुना Q1 की वैल्यू है 2 गुना 10 की घात -7 गुना Q2 की वैल्यू है 3 गुना 10 की घात -7 और अपॉन में r का स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर का मतलब है तुम इस संख्या को 2 बार लिख लिया करो। जिन बच्चों की कैलकुलेशन कमज़ोर है ऐसे लिख लो, ठीक है। अब कैलकुलेशन करते हैं, 3 से 3 को काट दिया, 3 तिया 9। अब बस ऊपर गुना करो, देखो 3 बचा हुआ है और ये 2 बचा हुआ है, 3 दूनी 6 होते हैं तो 6। अब घात देख लो, 9 ये रही, यहाँ से 1 माइनस की ये रही, 1 माइनस की ये रही, माइनस की 2 हैं, ऊपर जाके हो जाएंगे माइनस की जो है प्लस की। तो प्लस की 9 पहले से थी, 2 और चली गई ऊपर जो प्लस की बनी, तो 9 और 2 प्लस की 11 हो गई, और माइनस की है 14। अब माइनस की 14 और प्लस की 11 तो माइनस की बच गई 3। तो 6 गुना 10 की घात -3 न्यूटन। इस तरीके से तुम कोई भी बल निकाल सकते हो, ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर फोकस करो। इसको साफ कर देता हूं मैं। तो 12th NCERT का ही दूसरा क्वेश्चन, 0.4 माइक्रो कुलाम आवेश के, कुलाम अत्ते ही तुम्हें हमने बताया समझ जाया करो कि क्यों की वैल्यू तुम्हें मिल चुकी है, और 0.4 माइक्रो कुलाम आवेश के किसी छोटे गोले पर किसी अन्य छोटे आवेशित गोले के कारण वायु में 0.2 न्यूटन बल लगता है। बल बता रहा है 2 न्यूटन, 0.2 न्यूटन, तो बल होता है फोर्स F। 0.2 न्यूटन बल लगता है यदि दूसरे गोले पर आवेश, एक और आवेश आ गया, इसको Q1 मान लो, उसको Q2, 0.8 माइक्रो कुलाम हो। तो इसमें 2 ऑप्शन है बच्चों। पहला ऑप्शन है दोनों गोलों के बीच कितनी दूरी है, दूरी पूछ रहा है पहले ऑप्शन में। और दूसरा ऑप्शन है दूसरे गोले पर पहले के कारण कितना बल लगता है। मतलब जब तुम दूरी निकाल लोगे, दूरी निकालने के बाद फिर से तुम्हें बल निकालना है। 2
ऑप्शन है एक ही क्वेश्चन के। तो दूरी निकालते हैं। दूरी निकालने के लिए तुम्हें पता होना चाहिए कि हम कूलाम के ही नियम का प्रयोग करेंगे। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। एफ की वैल्यू दे दी गई है 0.2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 गुना 10 की घात 9। अब Q1 और Q2 के मान वहाँ रखने से पहले ये माइक्रो में है। हमने तुम्हें बताया है कि माइक्रो को कूलाम में बदलने के लिए तुम 10 की घात -6 से गुना करोगे। ये भी माइक्रो में है, ये भी माइक्रो में है, तो 0.8 गुना 10 की घात -6 कूलाम। मीटर में बदलना हो या कूलाम में बदलना हो, माइक्रो जहाँ भी देखो 10 की घात -6 से गुना कर दो। तो Q1 की वैल्यू 0.4 गुना 10 की घात -6 और गुना 0.8 गुना 10 की घात -6 और अपोन में आर स्क्वायर बटे में 1 मान लो। ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो तुम्हें कुछ ऐसा देखने के लिए मिलेगा कि 9 गुना 10 की घात 9 गुना 0.4 गुना 0.8 और घात 6 और 6 जुड़कर हो गई -12। अब इसकी गुना इधर करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 0.2 गुना आर स्क्वायर। ये गुना में है तो इधर बटे में आ जाएगा। तुम्हारे पास ऐसा हो जाएगा आर स्क्वायर बराबर, घुमा के लिख रहा है बच्चे हम इसको, 9 गुना 0.4 गुना 0.8 और घात देख लो 12 माइनस की और 9 प्लस की, तो माइनस की बच गई 3 और बटे में आ गया 0.2। पॉइंट से पॉइंट हटा दिया और 2 दूनी 4 आ गया। अब बस गुना कर देंगे तो तुम्हारे पास कुछ ऐसा आएगा आर स्क्वायर बराबर, इसमें गुना कर देते हैं 8 दूनी 16, एक अंक के बाद दशमलव तो 1.6 और गुना में 9 और घात है -3। जब 16 गुना इसमें करोगे तो तुम्हारे पास आ जाएगा 14.4 गुना 10 की घात -3 और अगर तुम ये पॉइंट हटाओगे तो घात हो जाएंगी घात हो जाएंगी -4 और घात तुम्हें सम ही करनी है। अगर तुम घात को सम नहीं करोगे तो यहाँ पर तुम्हें स्क्वायर हटाने के लिए इसका वर्गमूल लेना पड़ेगा और विषम घात का वर्गमूल तुम नहीं ले सकते। वर्गमूल केवल सम घात का ही लिया जा सकता है। तो हम इस घात दशमलव को हटाएंगे तो तुम्हारे पास ऐसा बचेगा 144 गुना 10 की घात -4, क्योंकि यहाँ तुम पॉइंट हटाओगे तो नीचे 10 आएगा, 10 की घात यहाँ पर +1 ऊपर जाकर -1 हो जाएगी और -3 और -1 -4 हो जाएंगी। अब बस इसका हम वर्गमूल लेंगे तो तुम्हें पता होना चाहिए 144 वर्गमूल होता है 12 का और गुना 10 की घात -2, तो R बराबर 12 गुना 10 की घात -2 मीटर या R बराबर 12 सेंटीमीटर। ये पहला ऑप्शन इस सवाल का हो गया। अब दूसरे ऑप्शन में तुम्हें बोल रहा है कि तुम्हारे पास R की वैल्यू ये आने के बाद अब तुम दोबारा से फॉर्मूला लगाओ कूलाम के नियम वाला। ये F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर और यहाँ पर सारी वैल्यू रखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की, Q1 की, Q2 की और R जो निकल के आया है अभी वो रखने के बाद बल निकल लो। बल जो तुम निकाल लोगे वो 0.2 न्यूटन ही आएगा, क्योंकि जब इस बल से ये दूरी आई है तो इस दूरी से बल जो है वो यही आएगा 0.2 न्यूटन। खुद निकाल कर तुम्हें देखना है। तो चलो इससे अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो बच्चों, फिजिक्स में नंबर बनाने के लिए न्यूमेरिकल बेहद ज़रूरी हैं। न्यूमेरिकल तुम्हें हर एक बच्चे को करने सीखने ही होंगे। तो प्यारे बच्चों अब लेते हैं एनसीईआरटी का ही तीसरा क्वेश्चन। बोल रहे हैं जांच द्वारा सुनिश्चित कीजिए कि Ke² अपॉन GMEMP विमाहीन है। विमाहीन का मतलब इसका कोई भी मात्रक नहीं है या इसकी कोई भी विमा नहीं है। भौतिक नियतांकों की सारणी देखकर इस अनुपात का मान ज्ञात कीजिए। बोल रहे हैं कि इस अनुपात का मान बताओ। तो पता होना चाहिए के कूलाम कांस्टेंट है जिसकी एक निश्चित वैल्यू होती है 9 गुना 10 की घात 9। ई की वैल्यू होती है 1.6 गुना 10 की घात -19। जी की वैल्यू होती है 6.67 10⁻11 और एम की ME यानी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ए का मतलब इलेक्ट्रॉन, एम का मतलब मास, जो कि होता है 9.1 गुना 10⁻31 और ये
ये मास ऑफ प्रोटॉन यानी प्रोटॉन का मास जिसकी वैल्यू होती है 1.6 गुना 10 की घात -27। सारे के सारे नियतांक हैं। ये बोल रहा है तुम्हें क्वेश्चन में कि सारे नियतांकों का मान रख के उस पूरे की वैल्यू बताओ कितनी होती है। चलो वैल्यू तुम बता दोगे कैलकुलेशन करने के बाद। पहले तुम्हें ये बोल रहा है कि ये दिखाओ कि ये विमाहीन है। सवाल पूरा कर लेते हैं। आगे बोल रहा है यह अनुपात क्या बताता है। देखो क्या क्या पूछ लिया इस क्वेश्चन में। तो 3 चीज़ पूछ ली गई है इस सवाल में। पहली चीज़ तो ये बोल रहा है कि दर्शा दो ये विमाहीन है, इसकी कोई विमा नहीं होती। दूसरी चीज़ इस पूरे की वैल्यू बता दो। और तीसरी चीज़ ये बता दो ये नियतांक पूरा का पूरा क्या दर्शाता है। तो शुरू करते हैं, ध्यान दो। सबसे पहली बात तुम्हें पता होना चाहिए ये कूलॉम नियतांक है जिसका मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलॉम स्क्वायर। ये इसका मात्रक होता है। और तुम्हें पता होना चाहिए प्रति का मतलब है बटे। तुम्हें कन्फ्यूजन ना हो इसलिए इसे तुम ऐसे भी बटे में लिख सकते हो, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलॉम स्क्वायर। अभी तक हमने केवल इसका मात्रक लिखा है। अब ई स्क्वायर, ई तुम्हें पता होना चाहिए इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है या प्रोटॉन का चार्ज होता है। और यहाँ पर इसका स्क्वायर है, चार्ज का मात्रक कूलॉम होता है, कूलॉम का स्क्वायर है तो गुना में आ जाएगा कूलॉम स्क्वायर। और अपॉन यहाँ पर कैपिटल जी। अब जिन बच्चों को पता है कि कैपिटल जी का जो मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर होता है, और अगर किसी को नहीं पता तो यहाँ ध्यान दे लो कैसे होता है। तुम्हारे पास एक फॉर्मूला है 11th क्लास में Gm1m2/r स्क्वायर। यहाँ से तुम्हें जी का मात्रक लेना है तो जी को इज इक्वल टू के एक तरफ रखो, सारी राशियाँ दूसरी तरफ पहुँचा दो। तो ये तुम्हारे पास कुछ ऐसा बन जाएगा बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद। अब ये होता है बल का मात्रक न्यूटन गुना दूरी है, दूरी मीटर में नपती है मीटर स्क्वायर, और अपॉन में दोनों के दोनों द्रव्यमान है, द्रव्यमान किलोग्राम में नपता है। 1 किलोग्राम ये 1 किलोग्राम है तो किलोग्राम स्क्वायर ये मात्रक होता है जी का। तो इसको लिख देते हैं यहाँ पर न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। अब MEMP ये भी द्रव्यमान ये भी द्रव्यमान, ये इलेक्ट्रॉन का ये प्रोटॉन का, लेकिन द्रव्यमान नपता हमेशा किलोग्राम में है तो किलोग्राम गुना किलोग्राम तो किलोग्राम का स्क्वायर। अब दो ध्यान, किलोग्राम स्क्वायर से किलोग्राम स्क्वायर कैंसिल, कूलॉम स्क्वायर से कूलॉम स्क्वायर कैंसिल, न्यूटन मीटर स्क्वायर से न्यूटन मीटर स्क्वायर कैंसिल, कोई भी मात्रक नहीं बचा। जब मात्रक ही नहीं होता तो विमा कैसे बनाओगे। तो हम लिख देंगे कि राशि विमाहीन है, विमाहीन है। या तुम ऐसे दर्शा सकते हो M की 0, L की 0, T की 0 और A की 0। अब बात यह है कि इसकी पूरे की वैल्यू क्या है। तो अगर तुम यहाँ पर सारी वैल्यू रखने के बाद कैलकुलेशन करो, देखो ये तुम्हारा कूलॉम का नियतांक है, इसकी घात इसकी वैल्यू होती है 9 गुना 10 की घात 9, और ये चार्ज है इसकी वैल्यू 1.6 गुना 10 की घात -19 और 1.6 गुना 10 की घात -19, और अपॉन में जी की वैल्यू 6.67 गुना 10 की घात -11 और ME की वैल्यू 9.1 गुना 10 की घात -31 और MP की वैल्यू 1.6 गुना 10 की घात -27। जब तुम पूरे को सोल्व करोगे तो तुम्हारे पास आएगा 2.3 गुना 10 की घात 34। तुम इसको सोल्व करके देख सकते हो। 34 नहीं बच्चों 39 आएगी घात भाई, 2.3 गुना 10 की घात 39 सोल्व करने के बाद। ये इस पूरे नियतांक की वैल्यू है। अब बात यह है ये नियतांक दर्शाता क्या है, ये नियतांक यहाँ पर क्यों है। तो ज़रा यहाँ पर ध्यान दें नियतांक क्या दर्शा रहा है तुम्हें। देखो अगर हम किसी भी तुम्हारे पास कोई भी अगर हम इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ले और तुम्हें कहे कि वे अगर r दूरी पर रखे हैं तो उनके बीच लगने वाला कूलॉम का फॉर्मूला बताओ। तो तुम्हें पता होना चाहिए r दूरी पर कूलॉम का फॉर्मूला तुम यह बताओगे 1/4πε0 Q1 Q2/r²। तो 1/4πε0 कूलॉम नियतांक को तुम K भी लिख सकते हो, और Q1 तुम्हें पता होना चाहिए इलेक्ट्रॉन के Q1 को तुम E लिख सकते हो, और प्रोटॉन के Q2 को भी तुम E लिख सकते हो। दोनों के परिमाण बराबर होते हैं, भले ही
एक पॉजिटिव हो और एक निगेटिव हो, तो ई और ई को तुम लिख सकते हो ई स्क्वायर और बटे में आर स्क्वायर। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के मध्य लगने वाले विद्युत बल ई इसलिए लगाया है, इलेक्ट्रिक फोर्स को तुम इस राशि से दर्शा सकते हो, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के मध्य लगने वाले बल को। इसको हमने k लिख दिया, इसकी जगह पर e और e लिख के e का स्क्वायर कर दिया और ये r स्क्वायर कर दिया। अब अगर हम इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल की बात करें तो उसका फॉर्मूला कुछ ऐसा होगा, G m e m p अपॉन r स्क्वायर। एम ई एम पी क्यों रख दिया, क्योंकि तुम्हें पता होना चाहिए ये फॉर्मूला होता है F बराबर जी M1 M2 अपॉन आर स्क्वायर। M1 यानी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो E लिख दो, M2 यानी मास ऑफ प्रोटॉन तो P लिख दो। अब अगर तुम इन दोनों का अनुपात करो, ये तो तुम्हारा ग्रेविटेशनल फोर्स है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के मध्य और इलेक्ट्रिक फोर्स है, अगर तुम इन दोनों का अनुपात करो तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा। तो तुम्हें कुछ ऐसा देखने के लिए मिलेगा, एफ ई अपॉन एफ जी बराबर के ई स्क्वायर अपॉन जी एम ई एम पी। तो ये जो तुम्हारा नियतांक है ये दर्शा रहा है, ध्यान दो बहुत ज़्यादा, ये दर्शा रहा है किन्हीं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के मध्य लगने वाले विद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल के अनुपात को, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के मध्य लगने वाले विद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल के अनुपात को। जैसे हमने अभी इसको यहाँ पर सोल्व किया तो वैल्यू आई थी 2.3 गुना 10 की घात 39, और अगर यहाँ से तुम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो कुछ ऐसा देखने के लिए मिलेगा, एफ ई बराबर 2.3 गुना 10 की घात 39 गुना एफ जी। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो इतने गुने ज़्यादा है गुरुत्वाकर्षण बल का, मतलब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के मध्य जो गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा और जो उनके मध्य विद्युत बल लगा हुआ है वो इतने गुना ज़्यादा है गुरुत्वाकर्षण बल से। देखो विद्युत बल हमेशा वहाँ पर रहेगा जहाँ पर आवेश होगा, और तुम्हें पता होना चाहिए इलेक्ट्रॉन पर भी आवेश है और प्रोटॉन पर भी आवेश है, तो निसंदेह इनके मध्य विद्युत बल लगना ही लगना है। अब बात हुई गुरुत्वाकर्षण बल की, इनके मध्य लगेगा या नहीं, तो क्या इलेक्ट्रॉन में मास है, बिल्कुल है, 9.1 गुना 10 की घात माइनस 31 किलोग्राम। क्या प्रोटॉन में मास है, बिल्कुल है, 1.6 गुना 10 की घात माइनस 27 किलोग्राम। तो अगर इनमें द्रव्यमान है तो यहाँ पर बिल्कुल गुरुत्वाकर्षण बल लग जाएगा। गुरुत्वाकर्षण बल किन्हीं उन बॉडी, उन पिंड, उन पार्टिकल्स, उन अणुओं के बीच में लग सकता है जिनमें द्रव्यमान हो, और विद्युत बल वहाँ पर लग सकता है जिन पर आवेश हो। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर आवेश भी है और द्रव्यमान भी है, तो इनके मध्य दोनों बल लगे, और उन दोनों बलों के अनुपात को यहाँ पर तुम्हें इस क्वेश्चन में दिया हुआ था। हमने दिखा दिया कि विमाहीन है, इसकी कोई विमा नहीं है, हमने तुम्हें इसकी वैल्यू बता दी, हमने तुम्हें बता दिया कि ये अनुपात दर्शा क्या रहा है, यह अनुपात दर्शा रहा है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच लगने वाले विद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल के अनुपात को। और ये भी बताता है कि गुरुत्वाकर्षण बल बहुत कमज़ोर है, विद्युत बल बहुत प्रबल है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के मध्य। अगर कोई तुमसे पूछे कि बताओ कि इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन के मध्य क्या विद्युत बल कार्य कर सकता है, तो तुम्हारा जवाब होना चाहिए नहीं। क्यों? क्योंकि ये आवेशित है, ये आवेशित नहीं है। जिन पार्टिकल्स के ऊपर चार्ज होता है वहीं पर ही तुम्हारा विद्युत बल लग सकता है। क्या इन दोनों के मध्य गुरुत्वाकर्षण बल लग सकता है? तुम्हारा आंसर होना चाहिए बिल्कुल लग सकता है। क्यों? क्योंकि मास इसमें भी है और मास न्यूट्रॉन में भी है। अगर कोई तुमसे पूछे कि बताओ न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन के मध्य क्या विद्युत बल लग सकता है, तो आंसर तुम्हारा होगा नहीं। और अगर तुमसे पूछे गुरुत्वाकर्षण बल लग सकता है नहीं, तो आंसर तुम्हारा होना चाहिए हाँ। क्यों? क्योंकि दोनों ही पार्टिकल में मास है, और मास जहाँ पर होगा वहीं पर ही गुरुत्वाकर्षण बल लग सकता है। ध्यान दो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, ऐसा क्वेश्चन आने की संभावनाएं होती हैं। देखो बच्चों, लेक्चर काफ़ी बड़ा हो गया। अगर किसी बच्चे को कोई भी न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम हो तो नीचे कमेंट में बता सकता है, हम बिल्कुल उसकी सहायता करने के लिए हमेशा तत्पर हैं। और थोड़ी स्टडी करो, इस चैनल को अपने लोकलिटी में फैलाओ, अपने दोस्तों तक पहुंचाओ, ताकि मैं भी इस लॉकडाउन में घर बैठे हुए स्टडी कर सकें। किसी बच्चे को कोई भी न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम हो तो हमें बता सकता है, हम बिल्कुल सॉल्व करेंगे। और
इस वीडियो के लास्ट में हर बार की तरह तुम्हें कुछ क्वेश्चन मिलेंगे, उनको हर बच्चा ज़रूर सोल्व करे। अगर तुम क्वेश्चन ही सोल्व नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं कर पाओगे। हर बच्चा अपने आप खुद क्वेश्चनों को सोल्व करके देखे। अगर नहीं होता तो तुम हमें ईमेल कर सकते हो, व्हाट्सएप पर भेज सकते हो, नीचे कमेंट में बता सकते हो। हम हमेशा तुम्हारी सहायता के लिए तैयार हैं। तो चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।